वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ लेट नाइट क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है आज का है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, और साथ ही हम कुछ क्रिकेट के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर हम कुछ लोग तो क्रिकेट बोलते हैं और कुछ हम लोग तो उसको बैट बॉल ही बोल देते हैं। तो हम उसकी भी बात करने वाले हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में मेनली। ठीक है, इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए ख़त्म करेंगे। और आज हम मार्कर कलर जो यूज़ करने वाले हैं वो ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का मार्कर हम इतनी इसकी साइज रख लेते हैं। तो चालू करते हैं। तो पहले क्रिकेट की बात नहीं करते हुए पहले चैप्टर की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। भैया मॉडर्न सोसाइटी जो अपनी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का मेन रोल है। एसी से लेके टीवी से लेके पंखा से लेके लाइट से लेके हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ नहीं चल सकता, यानी अपनी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकती। ठीक है, इट इज़ कंट्रोलेबल कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विद ए वैरायटी ऑफ यूसेस इन होम्स में होती है, स्कूल में होती है, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज़, और क्रिकेट में भी यूज़ होती है। कैसे क्रिकेट में कैसे होती है, जो डे नाइट वाले मैचेस होते हैं उसमें होती है ना। तो अलग अलग चीज़ों से होती है उसमें भी। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कंस्टिट्यूट होता है, ये क्वेश्चन मार्क पूछ के एनसीईआरटी अपन से पूछ रहा है। हाउ डज इट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे वो फ्लो करती है ये इलेक्ट्रिसिटी, है ना। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या ऐसे कौन से फैक्टर जिसको इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल फैक्टर जो कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं अपन, ये फैक्टर डेट कंट्रोल और रेगुलेट करंट, है ना, वो पढ़ना है अपन को यहाँ पे। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। तो यही सब आंसर को अपन को देना है चैप्टर में। आगे लिखा हुआ है वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एप्लीकेशन। यानी गर्म होना किसी भी अप्लायंस का, जैसे अपनी मोबाइल गर्म हो जाती है ज़्यादा यूज़ करने से, या फिर टीवी गर्म हो जाती है, या फ्रिज गर्म हो जाती है, या फिर बल्ब गर्म हो जाता है, कुछ भी हो सकता है भैया। और कभी कभी तो इंसान भी गर्म हो जाता है। चलो वो सब अलग बात है, अब आगे बात करते हैं इस चैप्टर में। तो वैसे जो हम क्रिकेट की बात करने वाले उसमें तो वैसे तो क्रिकेट तो अभी बंद ही है, लगभग सब जगह बंद है, और कुछ होने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ कुछ दिनों में। तो चलिए अब ये देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है वो कमेंट डाउन ज़रूर करना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। भैया एयर करंट और वाटर करंट से अपन फेमिलियर है। तो वी नो डैट फ्लोइंग वाटर कंज्यूम वाटर करंट इन रिवर। ठीक है, पानी बहने के लिए, ठीक है, वाटर करंट की ज़रूरत है, पानी को फोर्स मिलेगा तो बहेगा। ठीक है, सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटेलिक वायर, वी से देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द करंट कंडक्टर। तो अगर वहाँ पे एक मेटेलिक वायर है, कॉपर वायर हो गई मान लो, उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है ना, उसमें करंट, मान लो मैं बनाता हूँ अच्छे से थोड़ा, ठीक है, पहले ये बना दिया मैंने। तो उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, ये ऐसे 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 फ्लो हो रही है, तो क्या मानेगी उसमें इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर है। ठीक है, और वैसे ही जो रिवर की बात हो रही है, रिवर में भी कुछ यहाँ से फोर्स मिल रहा है उसको, तो भी इलेक्ट्रिक यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है इसमें, है ना, उसको अपन इलेक्ट्रिक करंट से एज्यूम कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। इन अ टॉर्च वी नो डेट द सेल, क्या रहता है टॉर्च में, सेल क्या होता है, यानी कि बैटरी रहती है। व्हेन प्लेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, एक ऑर्डर बना रहता है भैया, ये प्लस वाला इधर रखना, माइनस वाला इधर रखना, ऐसा करके रहता है। ठीक है, उसको रख के अपन को उसी रखेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना, रखेंगे। आगे बात करते हैं प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज, उससे क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है और द टॉर्च ऑफ बल्ब ग्लो होता है। ठीक है, तो बल्ब उससे ग्लो यानी जलता है ना, जलना, आग वाला जलना नहीं, जलता है, अपन ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, तो जलता है। लिखा है वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन। जब स्विच ऑन होगा तभी जलेगा वाला भैया, नहीं तो नहीं जलेगा, जला के देखना स्विच ऑफ करके। व्हाट डज अ स्विच डू, तो स्विच डू क्या करता है भैया, स्विच करता क्या है, तो क्या लिखा है स्विच मेक अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो भैया कंडक्टिंग लिंक बना देता है, जैसे कि ये मन बना ली यहाँ पे, है ना, ये मैंने स्विच लगा लिया, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा इसको यहाँ से जोड़ देगा, जोड़ दिया तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपली मैं बनाऊँ यहाँ पे एक बल्ब, ये मैंने बल्ब बनाया मान लो, ठीक है, और
ये रख दिया मैंने यहाँ पे स्विच, है ना, ये मेरा स्विच है। जैसे ही मैं स्विच को यहाँ नीचे करूँगा, है ना, नीचे करूँगा, यहाँ से टकराएगी ये वायर और ये बल्ब यहाँ पे ग्लो होना चालू हो जाएगा। यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं अब अपन लोग। आगे लिखा हुआ है वॉट डज अ स्विच डू, लिखा है स्विच मेक अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो क्या बनाते हो, कंडक्टिंग लिंक। जो मैंने अभी बताया वो क्या था, कंडक्टिंग लिंक था एक। तो एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब ये पूरा क्लोज पाथ रहता है उसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। चैप्टर के यहाँ पे बना हुआ था। ये क्या है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। मुन्ना भाई में सर्किट सुने होंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। वो मुन्ना भाई का सर्किट था। तो आगे बात करते हैं अपन। अपन यहाँ पहुँचे थे। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अब सर्किट अगर टूट गया है एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, या स्विच बंद हो गया, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट गो। तो क्या बोल रहा है, अगर कि स्विच ऑफ है या सर्किट कहीं से टूट गया, है ना, सर्किट को कोई तोड़ दिया तो बल्ब नहीं ग्लो होगा, है ना। सिंपल है, ठीक है, समझ आ गया आपको। या फिर तीसरी चीज़ हो सकती है आपकी, अगर जहाँ से पावर आ रहा है, पावर सप्लाई ख़राब नहीं आ रही है तो भी नहीं ग्लो करेगा बल्ब, ठीक है। यानी लाइट ग्लो हो गई आपके घर में तो होगा बल्ब ग्लो, यानी सर्किट क्या हो गई, एक जगह से ब्रेक ऑफ हो गई है तो नहीं होगा ग्लो। चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सब। तो ये एनसीईआरटी से पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आपको ये जो क्लास में आने वाला है आपके, यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, वो आपको पढ़ना बहुत वही पढ़ना चाहिए, है ना। रिफ्रेशन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करेंगे। तो लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। यानी कितनी चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कितनी चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पे फ्लो कर रही है, उसको क्या कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम में, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर, जो कॉपर सिल्वर जिसकी वायर हो गई, इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट क्या रहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज में। हाउएवर इलेक्ट्रॉन वे आर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी का असली में खोज हुआ था तब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था भाई अपने को, है ना, कुछ भी नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन होते क्या है क्या वो सब नहीं पता था। However, the electron were not known at the time of electricity was first. So आगे लिखा है so electric current was considered to be flow of positive charges. तो क्या सोचा आपने, इलेक्ट्रिक करंट क्या was considered to be flow of positive charges and direction of flow of positive charges were taken to be direction of electric current. तो क्या बोल दिया था उस टाइम साइंटिस्ट ने, जो भी उसने बनाया था, क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। पॉजिटिव चार्ज जहाँ से फ्लो हो रही है उसी को अपन क्या मान लीजिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कन्वेंशनली इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे तो नहीं बना हुआ है, चलो हाँ ये बना हुआ है, चलो यहीं से समझा देता हूँ। जो वहाँ पे लिखा था वो बता रहा हूँ मैं। ये अपना, ये मान लो अपना क्या है, मान लो क्या, ये अपनी बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ से ये प्लस से होते हुए प्लस से होते हुए प्लस 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 प्लस, यानी कि सीधी बात बोले तो यहाँ से प्लस से होते 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 ये माइनस की तरफ जाती है ना। या अपना मान लो अब सेल देखे होगे ना, सेल बैटरी जो आती है तो प्लस से कहाँ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो हो रही है, माइनस में, ठीक है। लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फ्लो होते हैं, माइनस से होते 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 इधर प्लस में, है ना। इधर से ये पीछे साइड से माइनस से होते होते वो प्लस की तरफ जाते हैं, है ना। ये बता रहे हैं यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ था वो पैराग्राफ, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो प्लस से ऐसे माइनस की तरफ जाती है और इलेक्ट्रॉन ये माइनस से होते होते प्लस से जाते हैं ना। यानी कि सेल के पीछे साइड से होते 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 वो प्लस की साइड जाते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, याद रखना हमेशा।
तो आगे बात करते हैं हम, यहाँ आपको समझ आ गया होगा वैसे तो ये वाला कि ये क्या प्लस से माइनस की तरफ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इफ़ अ नेट चार्ज क्यू, क्या है नेट चार्ज को क्या लिया अपन ने क्यू लेते हैं, और फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, वो फ्लो कर रहा है एनी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर में कहीं फ्लो कर रहा है इन टाइम टी में कर रहा है, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन करंट कितनी होगी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। यानी कि मान लो एक कंडक्टर है, यानी कि अपना कॉपर की मान लो वायर है, इसमें एक नेट चार्ज है क्यू है, वो फ्लो कर रही है, और एरिया क्रॉस सेक्शन और जो टाइम है उसको अपन ने क्या लिया कितने टाइम में फ्लो हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो क्या हो गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या लिया अपन लोग कोलम, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली कितनी रहती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहती है ना। और लिखा है वी नोट दैट इलेक्ट्रॉन पोसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, इलेक्ट्रॉन कौन सी चार्ज हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज ऑफ क्या है यानी -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एम्पियर में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में। आगे बात करते हैं नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, इसी ने खोज की थी इसका, एंड्रे मैरी एम्पियर की वजह से इसका नाम ये रखे। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है, एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है, तो उसको कहते, एक कूलम चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी ये वाला यहाँ पे, 1 एम्पियर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है, तो डेट 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, है ना। मान लो एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं 1 एम्पियर। अब लिखा हुआ है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, अब इसको मिली एम्पियर में अपन रखते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटीज हो जाती है करंट की, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर क्या इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर है, और इन मैक्रो एम्पियर में भी करते हैं कभी कभी, तो उसमें क्या है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ एमीटर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, तो एमीटर से अपन को पता चलता है कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक करंट है, उसी से अपन को पता चल पाता है, और इलेक्ट्रिक करंट इसमें रहती है हमेशा एम्पियर में रहती है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैसे कनेक्टेड रहती है, सीरीज में रहती है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, तो क्या लिखा है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, कैसे रहती हो सीरीज में रहती है। सीरीज में बोले तो ये देखो जैसे यहाँ से बल्ब फ्लो हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे ये लगा दिया हमने एम्पियर, है ना, ये चलते गया, यानी हम कहीं भी लगा सकते हैं इसको, बस वो इसके सीरीज में रहना, यानी यहाँ पे लगा दिया, 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 कहीं पे भी लगा सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ में चलते चलते लगा देते हैं। एक होता है पैरेलल में यानी कि यहाँ ऊपर में लगा दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ से अलग से वायर कनेक्शन की और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, वो अलग चीज़ को लगाते हैं, वो आगे पड़ेगा हम चैप्टर में। लेकिन एम्पियर को जो है वो हमेशा कहाँ लगाना है, सीरीज में लगाते हैं हमेशा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को वो मेजर करने के लिए। अब लिखा हुआ है थ्रू विच करंट, लिखा है उसका फिगर 12.1 शोज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट कंप्रेसिंग अ सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन एमीटर एंड अ प्लग की। तो क्या है, ये अपना प्लग की है, ये अपना बैटरी है, ये बल्ब है, ये एमीटर है, इस डायग्राम में दिया हुआ है ना, और ये अपना सर्किट है ना मुन्ना भाई, सर्किट। तो आगे बात करते हैं, अब आगे है यहाँ पे नोट दैट the electric current flow in the circuit from positive terminal of the cell to the negative terminal of the through the bulb and ammeter। तो बोल रहा है कि ये प्लस से माइनस की तरफ जाता है, किससे होते होते जाता है, बल्ब में भी टकरा, बल्ब में होते होते जाता है, बल्ब को ग्लो करता है, फिर यहाँ इसमें जाता है, बताता है कितनी इलेक्ट्रिक करंट है, फिर यहाँ से होते होते
इधर चले जाता है, यही बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आ गया यहाँ पे एग्जाम्पल 12.1, ठीक है। अब आपका फेवरेट क्रिकेटर है, ज़रूर कमेंट करना, विराट कोहली ज़्यादा फेवरेट है कि रोहित शर्मा, इसके अलावा भी कोई है? ऐसे MS धोनी सबसे बेटर है ना, ऑल टाइम बेस्ट जिसको बोल सकते हैं, MS धोनी हो सकता है। और वैसे IPL होगा कि नहीं, उसकी किसी के पास जानकारी है तो ज़रूर बताना, नहीं तो इस टाइम तक तो IPL का फाइनल भी हो जाता अभी तक, और शायद RCB इस बार तो पक्का जीत जाती, मेरी फेवरेट टीम है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी IPL की, वो भी ज़रूर बताना। जब तक हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को, क्या लिखा हुआ है 12.1, तो लिखा है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। कैसी है करंट 0.5 एम्पियर की, ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स के लिए इसको अपन फ्लो करा है ना। और फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द करंट। अमाउंट ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। अब सबसे पहले बात करते हैं, अपना फॉर्मूला क्या था पहले, I = Q/T, ठीक है। अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट अलग होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अलग होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है अपना, Q होता है, तो इसको अपन ऊपर लेके गए, ये लिखा हुआ है IT, तो यहाँ पे क्या बचेगा Q = IT, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे टाइम अपन को मिनट्स में दिया है, उसको सेकंड में कन्वर्ट किए तो 10 मिनट इंटू 60 कर दिए तो 600 सेकंड आ गया यहाँ पे जो दिया हुआ है ना। I दिया 0.5, टाइम दिया 60 सेकेंड्स, जब दोनों को इंटू किए तो क्या आ गया 300 कॉलम्स, ठीक है। ये अपना आ गया 300 कॉलम्स, सिंपल है बनाना, ठीक है। यानी ये क्रिकेट खेलने से भी ज़्यादा सिंपल है ये बनाना। वैसे आप लोग भी गली क्रिकेट खेलते होगे, और लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोग ने क्रिकेट खेल के ही टाइम पास किया है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है वैसे तो। अब ये आगे बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। भैया इनसाइड अ वायर का फ्लो ऑफ चार्जेस कैसा रहता है ना, वायर के अंदर कैसे रहता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अब फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डज ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे कंडक्ट करता है एक मेटल। तो लिखा है यू वुड थिंक दैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्ट पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। लो एनर्जी कंडक्टर के लिए पास होना एक सॉलिड कंडक्टर मुश्किल है। इनसाइड द सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड थ्रू विथ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। एटम्स में क्या स्पेस बहुत कम रहती है, हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। But it turned out that the electrons are able to travel through a perfect solid crystal smoothly and easily, almost if they are in a vacuum. तो लोग flow कर सकते हैं. The motion of electron in a conductor, however, very difficult from that of charges in empty spaces. When a steady current flow through a current, तो ये लोग के लिए flow करना मुश्किल है, लेकिन flow करने के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन कब होता है, जिसमें जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है ना, तब लोग फ्लो आराम से फ्लो कर पाते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर हाउएवर वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द इन एम्प्टी स्पेसेस व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तभी ये फ्लो हो पाते हैं ना। One can calculate the drift speed of electron of a typical wire carrying a small current is found to be actual very small. तो ये बहुत कम रहती है, ऑफ ऑर्डर 1 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड है। हाउ इज देन दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन। तो जैसे ही अपन इसको टच ऑन करते हैं तो कैसे ही ग्लो कर देता है। तो क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी डेट a current start only when an electron from one terminal of electric supply physically reaches the other terminal through the bulb। तो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस से प्लस की तरफ जाता है वो उसी टाइम नहीं होता है, बिकॉज द फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टिव वायर इज वेरी स्लो। द एक्सेप्ट मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो विच टेक विद द स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट इज फैसिनेटिंग बट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। तो बोल रहा है कि ये बुक के बाहर का क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, कि इतनी फास्ट में कैसे होती है। तो आप ये गूगल में ज़रूर सर्च करना कि इतनी फास्ट में कैसे होते हैं, और ये आगे की क्लासेस में आप ज़रूर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतनी फास्ट में होता कैसे यहाँ पे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो रहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम तो आगे ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ क्या बात करने वाले हम, दो टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, है ना।
तो लेट अस कंसिडर द एनोलॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, है ना। फ्लो ऑफ वाटर के एनोलॉजी को लेते हुए अपन वाटर कैसे फ्लो होता है भैया। मान लो मैं बना दिया यहाँ पे एक टैंक है मेरे पास, अरे अच्छे से बना बेटा। ये यहाँ पे मैंने एक टैंक बनाया, इसमें डाल दिया हमने पानी वानी डाल दिया पूरा भाई भर के, यहाँ तक डाल दिया पानी, ठीक है। और यहाँ मैंने एक पाइप लगा दी भैया, पाइप लगा दिया। अब वाटर फ्लो होगा, निकलेगा यहाँ से पानी, निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, ठीक है। अब यही मैंने इसको ऊपर लगा दिया यहाँ पे, तो निकलेगा वाटर, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। आगे बात करते पहले, उसके बाद देखते हैं उसको। और चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स, तो बोल रहा है चार्जेस जो कॉपर वायर में खुद ही फ्लो नहीं होंगे। जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डस नॉट फ्लो, तो वाटर भी जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब है उसमें अपने आप फ्लो नहीं करेगा। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट अ हायर लेवल सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब, यानी कि एक प्रेशर डिफरेंस अपन को कंडक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने किया यहाँ पे, मान लो एक टैंक यहाँ पे रखा और इसमें डाल दिया पानी यहाँ पे, है ना। और एक टैंक को मैंने नीचे रख दिया यहाँ पे एक ये कनेक्ट अच्छे से बनाते। एक मैंने यहाँ पे टैंक बनाया, ये मैंने यहाँ पे इसमें मान लो ये पूरा फुल बटा एकदम बड़ा वाटर में, और एक नीचे में रख दिया टैंक को मैंने यहाँ पे ऐसे करके एक पाइप से कनेक्ट किया और यहाँ पे एक टैंक रख दिया। अब ये टैंक के अंदर पानी आएगा, जरूर आएगा। पानी क्या यहाँ से फ्लो होते 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 आएगा, लेकिन कहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा, फिर उसके बाद तो उसको मिलेगा नहीं पानी। और यही पाइप में यहाँ बनाया रहता तो पूरा पानी आते जाता, यानी कि अपन को एक प्रेशर क्रिएट करना है जिससे वो पानी आ सके, है ना। यानी पानी के पास ऐसा रास्ता हो जाए कि वो आ सके। वाटर फ्लो आउट ऑफ अ अदर एंड ऑफ द ट्यूब, है ना, चले जाएगा साफ साफ। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग इन मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ फोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले, है ना, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है भाई। कोई धक्का मारे भाई, धक्का मारोगे तभी तो फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे धक्का मारेंगे तभी होगा। तो उस प्रेशर को यानी उस धक्के को क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। भाई टीम को जिताना है तो रन तो मारना पड़ेगा ना, तो रन कौन मारेगा, विराट कोहली। तो यही विराट कोहली पोटेंशियल डिफरेंस, इसका वी सिंबल से आता है। तो ये विराट कोहली, ये रन बनाओगे तभी मैच जीतोगे, यानी ये मेन है भाई टीम का, जो मेन कैप्टन होता है इंडिया टीम का। यानी आई जो अपन करंट बात कर रहे हैं तो उसका वी क्या है, विराट कोहली, ठीक है। यानी करंट फ्लो करानी है तो भाई विराट कोहली की ज़रूरत है, यानी टीम को जिताना है तो विराट कोहली की ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। अलॉन्ग द कंडक्टर यहाँ लिखा हुआ। फिर दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी मेजर्ड में बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी, तो ये डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपन, बैटरी से। बैटरी बोले थे अपन यहाँ विराट कोहली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि वो एक अपना मेन सोर्स है जहाँ से अपन रन बना के टीम को करंट फ्लो करवा के यानी जिता रहे हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल, अब बैटरी में क्या हो जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल हो सकते हैं, है ना, हज़ारों लाखों जो भी होगा अपने अलग कंडीशन में। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस, भाई वहाँ पे केमिकल एक्शन होता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस करता है। और टर्मिनल ऑफ द सेल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल में पूरा पोटेंशियल डिफरेंस करके भैया टीम को रन बना के जिता देता है, यानी कि बल्ब को ग्लो करा देता है, वर्ल्ड कप जिता देता है। आगे बात हो रही है अब यहाँ पे, when the cell is connected to a conducting electric circuit element, the potential difference set the charge in motion in the conductor and produce an electric current। भाई जैसे ही अपन लगाते हैं when the cell is connected to a conducting circuit element, यानी कि एक सर्किट एलिमेंट में लगा दिया तो ये प्रोसेस उसका डायरेक्टली चालू हो जाता है। and produce an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to extend its chemical energy। तो अपनी केमिकल एनर्जी से वो बल्ब को ग्लो करा देता है और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। यहाँ पे सिंपल सी बात ये हो रही। उसके बाद बोल सकते हैं यहाँ पे वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसका एक सिंपल सा अपना फॉर्मूला यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने वी बताया विराट कोहली बिटवीन द 2 पॉइंट, उसको फ्लो कराना है तो क्या वो क्या है अपना वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू, ठीक है। यानी कितना काम किए, यानी कितने रन बना रहे अपन तो क्या होगा कितना काम किए और कितनी चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब क्या होता है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला याद कर लेना पहले, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू या फिर वोल्ट इक्वल टू
या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितनी क्या होती है, वोल्ट, VOLT वोल्ट, है ना। और नेम आफ्टर द एलेसेंड्रो वोल्टा, 1745 से 1827 में था ये इटालियन, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। 1 वोल्ट क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट रहता है इन एन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज। यानी वही फॉर्मूला लगा दिया अपन ने जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये वाला V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। यानी V, ये पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया अपन वोल्ट में, जूल यानी कि वर्क किस में रहता है, अपन जूल में रहते हैं, पिछले साल पढ़े थे, है ना। और ये Q यानी कूलम, ठीक है, ये ले लिया अपन ने। लिखा हुआ है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क होता है टू मूव अ चार्ज ऑफ कितना कूलम, 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए 1 वोल्ट क्या होता है, वर्क डन अपॉन 1 जूल को फ्लो कराने के लिए 1 कूलम, जो अपन डिवाइड कर लिए, तो आ गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर सिंपल अपन अगर इसको ऊपर लेके जाएगा, यानी कॉलम को यहाँ अपन ने ऊपर लेके गया, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, और क्या बोलते हैं कॉलम -1, यानी कि ऊपर लेके गया उसको, तभी वो माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पे बात हो रही है ये द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वो वोल्ट मीटर रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है वो क्या रहता है, एम मीटर रहता है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, पैरेलल में, अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस टू मेजर्ड, यानी इसको अपन लगाते हैं पैरेलल में। यानी कि मैं आपको यहाँ वाले डायग्राम से बताता हूँ, ये हमने एम मीटर लगा दिया सीरीज में। अब यहाँ पे अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस लगाने बोलेगा, तो यानी वोल्ट मीटर लगाने बोलेगा, सॉरी, तो ये अपन यहाँ पे ऐसे लगाए कि ये यहाँ पे ऐसे लगा दिए और यहाँ लिख दिया अपने V, है ना। और ये ऐसे अपन को एकदम सिंपल है ना, यानी पैरेलल में लगाना है अपन को। ये क्या रखता है, ये सीरीज में रहता है एम मीटर, वोल्ट मीटर पैरेलल में। सिंपल है, याद जरूर कर लेना आप कि हमेशा इसको पैरेलल में लगाना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 12.2, यानी यहाँ पे लिखा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2C, है ना। चार्ज अपना क्या है, कितना अपन को काम करना है, यानी एक चार्ज को मूव करना है 2C को अक्रॉस 2 पॉइंट, कितना चार्ज करना पड़ेगा विराट कोहली, कितना काम करना पड़ेगा विराट कोहली को, ये बात कर रहे हैं। तो अपना फॉर्मूला जो था क्या था, W इक्वल टू नहीं था, अपना फॉर्मूला था V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। अब मैं Q को यहाँ ऊपर लेके गया तो W का फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, W इक्वल टू V अपॉन V इंटू Q, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ चार्ज Q डेट फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपना, V इक्वल टू 12V, और इस 2C द अमाउंट ऑफ वर्क W डन इन द, कैसे निकालेंगे अपन, W का V इंटू Q क्या होगा, V कितना है 12, Q कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 जूल, यानी वर्क डन क्या आ गया 24 जूल। अब ये क्वेश्चन चाहते हैं कि ये सब क्वेश्चन भी मैं बनाऊँ, तो इसके लिए आप कमेंट करना, तो हम अगले वीडियो में नहीं, अगर बोलोगे तो हम अलग से वीडियो में हम एक बना के आपको बता देंगे जरूर। सब क्वेश्चन आपको वैसे मिल जाता है NCERT का, तभी मैं इसको नहीं बनाता हूँ। आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, यानी या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो अपना सर्किट का डायग्राम रहता है वो, है ना। तो क्या लिखा है, वी नोट दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन 12.1, भाई 12.1 में अपन ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था, एम मीटर वगैरह लगा था जिसमें, है ना। कंप्राइज और क्या रहता है, इसमें सेल रहता है, प्लग की था, और इलेक्ट्रिक कुछ कंपोनेंट थे, बल्ब थे यानी, और कनेक्टिंग वायर्स थी। अब आगे बात करते हैं, यहीं पे इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ एन सिस्टमेटिक डायग्राम, भाई बहुत आसान है, ऐसे ऐसे बना लो भैया, इन विच different component of an circuit are represented by symbol conveniently used। तो क्या करते हैं, इन विच डिफरेंट कंपोनेंट को अपन सिम्बल्स के द्वारा लिखते हैं ना, V है तो वोल्ट मीटर में V, एम मीटर में A, भैया की है तो की A लिखते हैं, अलग अलग अपन आराम से लिख सकते हैं भैया, है ना। बल्ब में ऐसे बनाते हैं, ये बल्ब को ऐसे करके ऐसे, तो अलग अलग अपन सब चीज़ को बना सकते हैं।
आगे लिखा है द कन्वेंशनल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आर गिवन इन टेबल 12.1 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक सेल को, यहाँ इस साइड प्लस रहता है, इस साइड माइनस, इस टाइप से बनाते हैं। अब बैटरी ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत सारे अगर सेल लगा दिए तो ऐसे 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 बनाना पड़ता है अपन को, ठीक है। ए प्लग की ओपन रहेगा, यानी जब स्विच ऑफ रहेगा तो ऐसे है ना, क्लोज रहेगा तो ये ऑन रहेगा, यानी तब ऐसे रहेगा। वायर जॉइंट ऐसे बनाना है अपन को। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइन, भाई बिना जॉइन के वायर एक के ऊपर एक चल रही है तो ऐसे बनाना है अपन को, ठीक है। अब बल्ब बनाने के दो तरीका है, एक ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अब यहाँ पे बात हो रही रेसिस्टर और रेसिस्टेंस को कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे करके बनाते हैं। और वेरिएबल और रियोस्टेट्स को बनाना है तो ऐसे या फिर ऐसे, दोनों तरीके से बना सकते हैं। एमीटर ऐसे और वोल्ट मीटर ऐसे, ये अपन ने पहले भी देख चुका है ना। ये सिंपल है, इस टेबल का आप जरूर कॉपी पे जरूर बना लेना। अब बात हो रही है ओम्स लॉ। अब ओम्स अंकल के इस लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज देयर अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड करंट थ्रू इट। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ रिलेशन है क्या भैया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो लिखा है लेट अस एक्सप्लोर विथ एन एक्टिविटी, से अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी सी एक एक्टिविटी दी हुई है, तो अपन एक्टिविटी को देखते हैं। अब अपन थोड़ा आगे आ गए, आगे निकल आए, थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। ये अपनी ये वाली एक्टिविटी, ये हमारी एक्टिविटी। तो हम एक्टिविटी नंबर 12.1 को देखते हैं। तो लिखा है सेट अप अ सर्किट एज शोन इन फिगर 12.2। तो लिखा हुआ है सेट अप अ सर्किट एज शोन इन फिगर 12.2 में जो बना हुआ है वही वाला सर्किट बनाना है भैया अपन को। क्या लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइक्रोम वायर एक्स वाई ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर, है ना। ये नाइक्रोम वायर का अपन यूज़ करना है। यानी नाइक्रोम वायर है निकल और कोरियम की जो एलॉय वायर रहती है भैया एक, है ना। एन एम मीटर वोल्ट मीटर, 4 सेल लगाना है। क्या 4 सेल 1.5 वोल्ट ईच रहना चाहिए। और लिखा हुआ है नाइक्रोम एलॉय ऑफ निकल कोरियम मैग्नीज एंड आयरन मेटल का जो मिलावट रहती है सबकी वो रहती है। आगे लिखा हुआ है फर्स्ट यूज ओनली वन सेल, एक ही सेल यूज़ करना है। एंड द सोर्स इन द सर्किट, क्या लिखा है फर्स्ट यूज, पहले क्या करना है एक सेल का यूज़ करना है एज द सोर्स इन द सर्किट। नोट दैट द रीडिंग ऑफ द एमीटर आई का रीडिंग करना है फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर वी को भी रीडिंग करना है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर इन एक्स इन द सर्किट। टैबलेट देम इन द टेबल गिवन, है ना, उसको टैबलेट भी कर लेना है, नीचे बना लेना है। नेक्स्ट कनेक्ट, फिर क्या बोल रहा है 2 सेल को कनेक्ट करना है और ऐसे ही करना है। फिर लिखा है आगे रिपीट द 3 सेल, फिर आखिरी में यही 4 सेल से भी करना है। कैलकुलेट द रेशियो फॉर V to I फॉर ईच पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या चेंजेस सारे वो पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट द अप्रॉक्स द सेम वैल्यू ऑफ VI ऑब्टेन इन ईच केस। यानी जब V और I को जब डिवाइड करेंगे तो हर केस में सेम आ रहा है, ठीक है। थस द VI ग्राफ क्या रहता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है दैट पास थ्रू द ओरिजिन ऑफ ग्राफ एज शोन इन द फिगर, ये 12.3 में हो रहा है ना। थस VI इज अ कांस्टेंट रेशियो। यानी कि सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं तो जैसे ही अपन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ते जा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ते जा रही है। यानी पहले एक सेल लगाए थे तो करंट बढ़ी, 2 सेल लगाए तो करंट और बढ़ी, 3 सेल लगाए तो करंट और बढ़ी, 4 सेल लगाए तो करंट और बढ़ी। तो ये डायग्राम में यही बता रहे हैं कि ये यहाँ पे ये दिया हुआ है इसका, इसको भी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 था तब ये इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, जैसे बढ़ते जा रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं भाई, सिंपल तरीके से, है ना। यानी जितना अपन धक्का लगाएंगे, जितना विराट कोहली रन बनाएगा उतनी ज़्यादा टीम की जीतने की चांस है, ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर क्या बोल सकते हैं जितनी इसमें करंट जितनी अपन उसमें बैटरी दीजिए उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, ठीक है, यही बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो आगे लिखा हुआ इन 1827 जर्मन क्या नाम है जिसका ओम नाम था आखिरी में यहाँ पे, जॉर्ज सिमोन ओम, 1787 से 1854 में था। फाउंड आउट द रिलेशन बिटवीन द करंट आई, तो उसने करंट आई फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स टर्मिनल, यानी इंडिया और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विराट कोहली के बीच में कुछ रिलेशन निकाला था उसने। इट स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिकल वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी विराट कोहली जितना रन बनाएगा
आई यानी कि इंडिया की जीतने की चांस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड इट टेम्परेचर रिमेन क्या रहेगा सेम। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इन अदर वर्ड क्या बोल सकते हैं, ये पहला लिखा हुआ है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आई, डायरेक्टली विराट कोहली जितने रन इंडिया की जीतने की चांस उतनी। और क्या बोल सकते हैं वी डिवाइड बाई आई इक्वल टू क्या रहता है भैया कांस्टेंट रहता है हमेशा, और कांस्टेंट को अपन ने आर ले लिया तो क्या बन गया वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, v इक्वल टू आई आर, आर क्या रहता है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। इन इक्वेशन 12.4 आर इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, यानी कि ये अपना क्या रहता है आर रेसिस्टेंस रहता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि ये अपन ऑपोजिशन मान लो भैया, इसको ऑपोजिशन भी तो रोकेगी ना, विराट कोहली इंडिया को जिता रहा है, एक ऑपोजिशन उसको रोक रही है, वो ऑपोजिशन का है आर है, यानी कि वो करंट फ्लो होने से जो रोकती है, करंट फ्लो होने से जो रोकता है, यानी कि अपना जो इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में आता है वो उससे गर्म होता है, उससे रुकता है ना, वो आगे बात करेंगे चैप्टर में। तो वो क्या ऑपोजिशन है जो रोक रही है, तो वी इक्वल टू आई आर, विराट कोहली इक्वल टू इंडिया को जिता रहा है, और रेसिस्टेंस उसको एक ऑपोजिशन है जो अपनी अपोजिट टीम वाली, मान लो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, या कोई भी टीम है, तो पाकिस्तान नहीं, वो तो रोक ही नहीं पाएगी, कुछ अच्छी ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं अपन, तो जो रोकती है उसको अपन मान लिए। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को थ्रू इट ऐसा युनिट क्या मान लिया अपन ओम मान लिया इसको, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ऐसे ऐसे ही बना के ऐसे करके ओम बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी डिवाइड बाय आई बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज 1v, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब 1v रहेगा तो करंट कितनी पास होगी थ्रू इट, क्या 1 एम्पियर रहेगा, और रेसिस्टेंस ऑफ ए आर कंडक्टर तब क्या रहेगा 1 ओम, या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 ओम ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला, तो क्या होता है 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, है ना। ऑल्सो इक्वेशन 12.5 में अपन को क्या मिला था कि आई इक्वल टू वी आर, भी बोल सकते हैं, यानी कि तीनों हो गया अपना, या तो अपन लिख देंगे v इक्वल टू आई आर, या फिर उसको नीचे डिवाइड में लेके गए तो क्या हो गया r इक्वल टू वी आई, या ये हो सकता है i इक्वल टू वी आर। ठीक है, तीन ये फार्मूला है वैसे तो इसको अपन यूज़ करेंगे अपना ओम्स लॉ में, इसका अपन यूज़ करके बनाएंगे हर बार, हर क्वेश्चन में लगभग इसका यूज़ हो ही जाता है कैसे नहीं कैसी तरीके से। अब लिखा हुआ है इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7 दैट द करंट थ्रू अ रेसिस्टर इन्वर्सली टू द रेसिस्टेंस, तो करंट कैसी रहती है इन्वर्सली रहती है रेसिस्टेंस के। इफ़ द रेसिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ, अब मैं इसको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इफ़ द रेसिस्टेंस क्या कर दिया अपन डबल कर दिए तो करंट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, करना पड़ता है। ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस, या इसको रियोस्टेट बोलते हैं, या फिर जो करंट को चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, तो जो डिवाइस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट। और वी विल नाउ स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ ए फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो रियोस्टेट्स रहता है वो क्या वेरिएबल रेसिस्टेंस को कम ज़्यादा करता है ना रेसिस्टेंस को। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था जैसे कि ये वायर है, ठीक है, इसमें क्या रहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए पूरे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा भरे हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बनाता हूँ छोटा सा, ये मैंने एक बड़ी सी वायर है, इसमें मान लो ये सब बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मान लो यहाँ पे फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी इस कंडक्टर में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए जाती है, वही क्या अपना एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस डबल हो जाएगी, डबल कब होगी जब वायर मोटी रहेगी, वायर जब पतली हो जाएगी, वायर मान लो और पतली हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन जो दूर दूर थे वो क्या हो गए पास पास आ गए, अब तो रेसिस्टेंस क्या हो गया ज़्यादा हो गया, अब इसको फ्लो होने में ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो जब रेसिस्टेंस क्या हो जाता है
जब डबल हो जाता है तो करंट क्या हो जाती है, तब कम हो जाती है। जब ये पास पास आ जाते हैं एकदम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है। तब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो करंट हो जाती है वो कम हो जाती है। या फिर दूसरा तरीके से बात कर सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तरीके से, आगे आएगा चैप्टर के वैसे। यानी मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसको जगह ज़्यादा मिल रही है, तो आराम से फ्लो पाएगा। यानी रेसिस्टेंस तब क्या रहेगा, कम रहेगा। यही मैंने कम कर दिया, क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, वायर छोटी हो गई, यानी कि क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है जहाँ से ये पूरे वायर्स है वो कम कर दिए, तो ये पास पास रह गया इलेक्ट्रॉन उस टाइम, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा, रेसिस्टेंस तब ज़्यादा रहेगा। सिंपल है। अब आगे ही हम ये एक्टिविटी में बात करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है टेक अ नाइक्रोम वायर, अ टॉर्च, अ बल्ब, ए 10 वाट का बल्ब लेना है, एन एमीटर 0 से 5 ए रेंज वाला, अ प्लग की एंड सम कंडक्टिंग वायर लेना है। सेट अप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल ईच इन अ सीरीज विद द एमीटर लिविंग अ गैप एक्स वाई एस शोन। ऐसे बना के अपन को रख देना है। अब बात करना है यहाँ पे, कंप्लीट द सर्किट बाय कंडक्टिंग द नाइक्रोम वायर। पहले क्या लगाना है यहाँ पे, नाइक्रोम वायर लगा देना है यहाँ पे, है ना। पहले नाइक्रोम वायर, फिर इसको लगाना है, फिर इसको लगाना है। तो बात करें यहाँ पे वायर इन अ गैप एक्स वाई, प्लग द की, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग को नोट करना। टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, नोट ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, ये लिखा हुआ है। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब। अब क्या लगा दिया अपन, टॉर्च बल्ब को लगाना है, और उसके बाद 10 वाट का बल्ब लगाना है इन द गैप। लिखा है आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट कनेक्टेड इन द गैप एक्स वाई, what do the above observation indicate? How may the activity by capping the material component observe the ammeter reading in each case? Analyze the observation. तो एनालाइज द ऑब्जर्वेशन यहाँ बोल रहा है। तो सिंपल सी भाषा है कि अपन जब इसमें चेंज कर रहे हैं, भाई पहले नाइक्रोम वायर थी, फिर ये था, फिर ये था, अब तीनों अलग अलग चीज़ें, यानी तीनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, तो रेसिस्टेंस तीनों का भाई अलग अलग ही होगा ना। सिंपल सी बात है, मटेरियल अलग है तो रेसिस्टेंस भी अलग अलग रहेगा। तो एमीटर में भी कुछ अलग अलग ही बताने वाला है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व द करंट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिफरेंट कंपोनेंट रहेगा, यानी नाइक्रोम वायर जो भी अलग अलग रहेगा, नाइक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब जो भी रहेगा, तो ये डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट क्यों रहेगा भाई, रेसिस्टेंस अलग अलग हो जाता है भैया। यानी कि हर मैच में विराट कोहली सेम नहीं खेलता भाई, अलग अलग रन बनाने हैं तो अलग अलग तरीके से खेलेगी इंडिया टीम, है ना। वही बात है सिंपल सी। अब लिखा है सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन ईजी पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रेसिस्ट द फ्लो। तो लिखा है सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन ईजी पाथ, और कुछ का रेसिस्टेंस में आ जाते हैं कुछ लोग। अब लिखा हुआ है वी नोट दैट द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्यूट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। बोला मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कंस्यूट करता है, इलेक्ट्रिक करंट रहती है उसमें। द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विथ इन अ कंडक्टर, कम्प्लीटली फ्री नहीं रहते, है ना। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम अमॉन्ग विच दे मूव। तो लोग को कुछ अट्रैक्शन चाहिए रहता है। थस द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर रिटार्टेड बाय, लेकिन उन लोग को कौन रोकता है, हमेशा रेसिस्टेंस रोकता है ना। कि यहाँ पे मैंने ये नाइक्रोम वायर लगा दी यहाँ पे, तो कुछ रेसिस्टेंस यहाँ पे जो रहेगा, मैंने अभी अभी बताया था, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो पूरे रहते हैं वो रोकते हैं। ये 10 वाट का बल्ब रहेगा तो अलग रेसिस्टेंस रहेगा जो रोकेगा, हो सकता है वो ज़्यादा हो सकता है वो कम हो, वो अलग अलग बात है। तो हर जगह अलग अलग रहता है ये, तो एमीटर में हर बार अलग बताएगा, यानी अलग अलग करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है thus the component through a conductor retarded by resistance, component by a given size that offer a low resistance is a good conductor। और जहाँ से गुड, जहाँ पे लो रेसिस्टेंस रहता है, यानी रेसिस्टेंस कम रहता है, वो क्या रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अपना कॉपर हो गया, कॉपर से भी बेटर क्या है, सिल्वर है ना, वो सब के गुड कंडक्टर है। कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, जो एप्रिशिएबल रेसिस्टेंस रहता है ठीक ठाक, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेसिस्टर बोलते हैं ना, रेसिस्टर। ए कंपोनेंट ऑफ एन आइडेंटिकल साइज डेट ऑफर अ हायर रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा भाई रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, वो क्या रहता है, पुअर कंडक्टर, है ना। और लिखा है एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हायर रेसिस्टेंस, जो इंसुलेटर रहता है सेम साइज का वो हायर रेसिस्टेंस देता है।
ठीक है, यानी इंसुलेटर जो रहते हैं वो हायर रेसिस्टेंस रहते हैं भैया, उन लोग का यूज़ नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में लिए। तो अपन कॉपर सिल्वर मेनली यूज़ करते हैं, जो कि सिल्वर कॉस्टली पड़ता है लेकिन सिल्वर बेटर है ना, कॉपर से भी बेटर सिल्वर रहता है। जैसे कि सोलार कुकर में या सोलार जो एनर्जी वो सब में सिल्वर का यूज़ जरूर होता है, तभी वो महंगा रहता है। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे हम आगे बात कर रहे हैं फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी ऐसे कौन से फैक्टर है जिसमें रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसमें भी एक एक्टिविटीज़ दी हुई है डायरेक्टली अपन को, तो लिखा हुआ है कंप्लीट, अरे यार ये क्या हो गया, ये आ गया कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ, क्या है उसमें सेल है, एमीटर है, फिर से नाइक्रोम वायर लेनी है, ऑफ लेंथ एल से मार्क्ड 1 एंड ए प्लग सेल एज शोन इन फिगर 12.5 में ये बना हुआ है जो, ठीक है। आगे बात हो रही, नाउ प्लग द की नोट द करंट इन द एमीटर, पहले प्लग करना है और देखना है शुरू वाले में। अब लिखा है रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट द ट्वाइस द लेंथ, यानी सेम थिकनेस वाली वायर लेनी, पहले एल साइज की थी अब 2L, यानी डबल कर दिया अपन वायर को, 2L कर दिए। फिर से नोट करने बोल रहा है, फिर बोल रहा है उसको रिप्लेस करना है सेम लेंथ एल थिकर वायर, अब लेना है वही सेम लेंथ की वायर लेनी है, यही वाली लेंथ की, लेकिन इस बार मोटी लेनी है, थोड़ी सी मोटी वायर लेनी है। अब आगे बढ़ा, इंस्टीड ऑफ टेकिंग ए नाइक्रोम वायर कनेक्ट है कॉपर वायर, अब बोल रहा है कॉपर वायर लगा के देखो उसमें, फिर उसको चेक करने बोल रहा है, नोट द वैल्यू ऑफ, फिर से करंट, नोट द डिफरेंस इन करंट इन ऑल केसेस, तो डिफरेंट हो रहा है ना, और हर जगह डिफरेंस होगा, पहले भी बात किए थे अपन पूरे पिछले वाले में, लेकिन इस बार मटेरियल सेम डिफरेंट हो रहा था, क्यों हो रहा था वही पढ़ेंगे। डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो करंट डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर में, जरूर करता है, 100% करता है, अपन यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं, है ना। डज द करंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी करंट करता है ना, यानी कि पहले पतली वायर थी फिर अपन ने मोटी वायर ले ली, उसमें भी डिपेंड करता है करंट, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, जब लेंथ ऑफ द वायर को अपन क्या किए थे, एल थी, पहले एल थी, उससे क्या कर दिए थे अपन को 2L थी, 2L कर दिए थे। तो क्या बता रहे हैं, इट इज ऑब्जर्व द एमीटर रीडिंग, एमीटर की जो करंट की रीडिंग थी वो डिक्रीज हो गई थी टू 1/2, है ना। कैसे हुई थी, जैसे कि मैंने यहाँ पहले बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वायर जब छोटी थी, यानी इसको इसी को अपन यहाँ पे छोटी वायर थी तब आराम से यहाँ पे फ्लो हो रहा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। अब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, अब है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो फ्लो करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो एमीटर में क्या डिक्रीज हो गया, जो कि रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया भैया, रेसिस्टेंस बढ़ गया, यानी जैसी करंट कम होती है रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, या रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो करंट कम हो जाती है, ऐसी बात कर सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे आसानी से फ्लो हो रही थी, यहाँ पे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम हो गई। आगे लिखा हुआ है द एमीटर रीडिंग इंक्रीज व्हेन अ थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ इज यूज, यानी कि रेसिस्टेंस कब बढ़ गया, क्या लिखा है, एमीटर रीडिंग इंक्रीज, यानी कि करंट कब बढ़ गई, जब थिकर वायर लिए अपन, मोटी वाली वायर लिए, है ना, मोटी वाली वायर की पहले भी बात हुई, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर है ना, आराम से इलेक्ट्रॉन्स है ना, दूर दूर नहीं रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, तो आराम से ये अपन ने आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रही है, ठीक है। तो एमीटर से क्या होगा, तब इंक्रीज हो जाएगी भाई, करंट इंक्रीज दिखाएगी, जब 2L यानी कि वायर को जब मोटी कर लिए थे अपन, थिकर वायर को यूज़ किए, ठीक है। अब लिखा है अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी कॉपर मटेरियल का यूज़ किए, ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज, यानी कॉपर वायर की जब यूज़ किए तब एमीटर की रीडिंग नाइक्रोम वायर में अलग दिखा रही थी, कॉपर वायर में अलग दिखाएगी। लिखा हुआ है ऑन अप्लाइंग, कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं अपन, V इक्वल टू आई आर वाली, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये सबको अपन लगा रहे, तो लिखा हुआ है वी ऑब्जर्व दैट द, क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन, किस में डिपेंड करता है भाई हमेशा, एक तो लेंथ में कर रहे हैं, दूसरा किस में कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी कर रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, नेचर ऑफ कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। या तो लेंथ में कर रहे हो, है ना, कम ज़्यादा जब हो रहा है लेंथ के कारण हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी मोटी है वायर उसमें डिपेंड कर रहा है, या फिर कैसा नेचर है, कॉपर का है नाइक्रोम का है, उससे भी डिपेंड करता है। इसमें लिखा प्रिसाइज मेजरमेंट हैव शोन दैट द रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या बोल रहा है, ये लेंथ से रेसिस्टेंस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि जब लेंथ कम रहेगी तो रेसिस्टेंस
कम रहेगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ जाएगी, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है बोले तो जैसे कि यहाँ पे लेंथ अगर जब जब क्या होगी, वो वायर मोटी हो जाएगी तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोटी हो जाएगी तो कम हो जाएगा। और जब वायर पतली हो जाएगी तो वायर पतली हो जाएगी तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। उसके लिखा है कंबाइनिंग इक्वेशन 12.8 और 12.9 को अगर कर लिए तो क्या निकल गया अपना, ये रो आता है, ये पी जो लिखा है यहाँ पे रो बोलते हैं इसको। पहले क्या है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/a, और क्या बोल सकते हैं, आर इक्वल रेसिस्टेंस इक्वल टू रो अपॉन ये क्या है, एल से लेंथ है और ये लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है, लेंथ अपॉन एरिया, ये रो हो जाएगा, है ना। रो क्या रहता है भाई, अलग अलग कंडक्टर यूज़ कर रहे अपन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर रो इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, है ना। एक कांस्टेंट अपन ने ले लिया, वो है अलग अलग कंडक्टर जो यूज़ करते हैं अपन। आगे लिखा हुआ है द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या रहती है, ओम मीटर रहती है। आगे बात करते हैं, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, क्या रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके कारण होता है। द मेटल एंड अलॉय हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, जो मेटल और अलॉय रहती है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम रहती है, क्या रहती है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर, है ना। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या रहते हैं, अच्छे कंडक्टर रहते हैं। और इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास की रहती है, वो क्या रहते हैं 10 से लेकर पावर 12 टू 10⁻17 ओम मीटर रहते हैं। बोथ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ भी ये चेंज होते रहता है, भाई रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से भी चेंज होती है। आगे लिखा हुआ है टेबल 12.2 रिवील्ड एट द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट मेटल, क्या लिखा, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय क्या रहती है, हायर रहती है अदर मेटल से। alloy do not oxidize burn readily at high temperature, for this reason they are commonly used in electrical heating device में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में जलते नहीं है, है ना। लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इन सब में यूज़ होता है इसका, है ना। और क्या है, टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका यूज़ होता है, टंगस्टन का यूज़ होता है। वेयरएस कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक, वायर किसकी रहती है, हमेशा कॉपर की रहती है मेनली अपने यहाँ तो, और कभी कभी एल्यूमिनियम की भी रहती है। लिखा हुआ है आगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस में कैसा रहेगा। तो यहाँ बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है सिल्वर का दिया हुआ है 1.60 × 10⁻⁸, होते होते अलॉय का दिया हुआ है यहाँ पे, अलॉय ऑफ CU एंड निकल का है जो 49 × 10⁻⁶, ये मैंगनाइन का है, CU और Mn नेक्रोम का है ना, ये सब दिया हुआ है। इंसुलेटर का दिया हुआ है ग्लास का, है ना 10⁻10, और ये वाला हार्ड रबर का दिया है, डायमंड का दिया है, पेपर ट्राई का दिया हुआ है। तो इसका सबका अलग अलग दिया हुआ है। इफ़ यू नीड नॉट मेमोराइज दिस वैल्यू यू कैन ओनली यूज़ वैल्यूज़ फॉर सॉल्विंग, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, ये याद करने की अपन को ज़रूरत नहीं है। अब आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो लिखा हुआ है पहले में, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज कितना 1200 ओम, रेसिस्टेंस कितना है 1200 ओम है अपना, और अपना कितना वोल्ट का है 220 वोल्ट का सोर्स है अपना। और हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस कितना है 100 ओम, है ना, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। तो पहले वी आर गिवन कितना, वी दिया अपन को 220 वोल्ट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस दिया 1200 ओम। तो अपना अपन को निकालना है, अपना फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर है ना, V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे, आई कितना था अपना 220,
ये फिर से लिखते हैं अभी यहाँ पे v, यहाँ पे जगह बना हुआ है, अच्छा v इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई को यहीं पे रखते हुए अपन v अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना आई हो जाएगा। सिंपल है जो फॉर्मूला था। अब क्या हो गया, ये यहाँ पे अपन ने v को रखा ऊपर में 220, नीचे में यहाँ पे 1200 रख दिया, दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.18 एम्पियर आ गया। सिंपल है। अब दूसरे क्वेश्चन में भी सेम वही दिया है, 220 वोल्ट और 100 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो वही किया अपन v इक्वल टू आई आर वाला, उस फॉर्मूला में लगा दिया 220 अपन 100 कितना 2.8 आ गया एम्पियर, है ना। नोट द डिफरेंस ऑफ करेंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक मीटर फ्रॉम द सेम सोर्स। तो क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ क्या है अपना करंट, यानी करंट क्या डिफरेंट फ्लो हो रहा है, जो कि रेसिस्टेंस डिफरेंट था, एक में 1200 था, एक में कितना था 100 था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, जो कि क्या था रेसिस्टेंस इसमें डिफरेंट था। रेसिस्टेंस सेम रहता तो करंट भी सेम फ्लो होती, है ना। तो याद रखना ये हमेशा चेंज ही आएगा। आगे लिखा हुआ है 12.4 जो अपना एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कितना है 60 वोल्ट है अपना, है ना। V अपना 60 वोल्ट दिया। व्हेन इट ड्रॉ इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे 4 एम्पियर का हो रहा है फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉप द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या कर दिए 120 वोल्ट यानी डबल कर दिए, तो क्या होगा पहले अपन सिंगल में निकालते हैं फिर देखेंगे आगे। वी आर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट है और करंट कितना है 4 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या अपन R इक्वल टू वी अपन आई कर सकते हैं सिंपली, है ना। V 60 और ये 4 कितना आ गया 15 ओम आ गया अपना रेसिस्टेंस। तो अब बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कितना हो गया 120 हो गया, तब कितना होगा अपन को बोल रहे हैं करंट निकालने बोल रहे हैं उसमें। तो करंट आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर होता है अपना जो फॉर्मूला, है ना। तो क्या किया अपन डायरेक्टली 120 डिवाइड बाय 15 कर दिए, रेसिस्टेंस अपन निकाल लिया था तो 8 एम्पियर, ठीक है। द करंट क्या होगा कितना हो जाएगा डबल हो जाएगी भैया, अपने क्या पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाती है डबल हो जाती है। यानी ये तो पहले भी पढ़ा था अपने कि वो क्या रहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है ना। यानी कि क्वेश्चन से अपन बता सकते हैं इसमें। अब आगे एक और दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन है कहाँ गया ये क्वेश्चन अपने, ये है 12.4 तो हो चुका है, 12.5 की बात हो रही है यहाँ पे। अब कितना टाइम हो चुका है, तो 12.5 में क्या दिखा है रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर की वायर ले ली अपन ने, रेसिस्टेंस ऑफ वायर 1 मीटर वायर की कितनी है 26 ओम है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर कितनी है 0.3 मिलीमीटर, यानी बहुत पतली है। व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ अ मेटल ऑफ डेट एट डेट टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी कितनी होगी वो निकालनी है। यूजिंग टेबल क्या लिखना है 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो नहीं आते पर यहाँ दिया हुआ है तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। कभी नहीं आया मेरे ख्याल से ये तो अभी तो। वी आर गिवन द रेसिस्टेंस ऑफ वायर कितना है 26 ओम है, डायमीटर कितना है 0.3 ओम है, और या फिर क्या लिख सकते हैं अपन 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हैं उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो। एंड लेंथ कितनी दी हुआ है 1 मीटर दी हुआ है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 12.2 अपनी जो रो वाला है उसमें अपन ये वाले फार्मूला से लगा सकते हैं, P इक्वल टू रो RA अपन L, है ना। फिर रो पाई D स्क्वायर इक्वल टू 4L अपन ने लगा दिया। अब आगे बात करते हैं, तो क्या लिखा सब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन दिस गिवन क्या हुआ P इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसको अपन ने यूज़ किया तो क्या आ गया रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल है 20 डिग्री कितना आ गया 1.4 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यानी सबकी वैल्यू डालने के बाद क्या आ गया रेसिस्टिविटी 1.4 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फ्रॉम द टेबल 12.2 वी सी दैट दिस इज रेसिस्टिविटी ऑफ किसकी है ये मैग्नीज की है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, अब सॉल्व करके देख सकते हो अगर इसको बनाना है तो। ये आर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, ये पाई की वैल्यू तो आपको पता होगी, और ये डी स्क्वायर डी ये दी हुई है डायमीटर 0.3 यानी 3 इंटू 10⁻⁻4 ये वाली जो दी हुई है इसको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और लेंथ तो पता ही है आपको 1 मीटर दी हुई है।
आगे बात करते हैं, अगर आपसे नहीं बने तो आप पूछ जरूर सकते हैं अगर वैल्यूज़ को आप। अब आगे बात करते हैं, आगे ये है इस टाइप के, if 4 ohm resistance wire is double, if the 4 ohm resistance wire double on it, calculate the new resistance of the wire। इस टाइप के जरूर आते क्वेश्चन, वो वाले तो नहीं आते पर इस टाइप के जरूर आते। वी आर गिवन क्या, आर कितना दिया, 4 ओम दिया, व्हेन ए वायर इज डबल ऑन इट द लेंथ विल बिकम हाफ। तो वायर को डबल कर दिया अपन, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा तब, डबल हो जाएगा। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बिकम डेट बिकम हाफ, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा 2a, यानी ए था, यानी एक बड़ी वायर थी उसको अपन ने दबा दिया तो वो छोटी हो गई, लेकिन क्रॉस सेक्शन उसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्रॉस सेक्शन क्या हो गया इसका 2a हो गया, और लेंथ क्या हो गई, l थी, l/2 हो गई अब, है ना, हाफ हो गई। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है रो वाले फार्मूला से अपन निकाल लिए, रो इक्वल टू r इक्वल टू रो 1 l/a, फिर अपना शुरू में क्या था, रो l/2, है ना, एरिया क्या था, l नहीं था, l/2 था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a था, वेयर r1 इन द न्यू रेसिस्टेंस, देयरफॉर क्या हो गया, ये अपना r1 निकाल लिया अपन, r1 अपन r करेगी अपन को अगर वो निकालना है तो, है ना, क्या निकालने बोला है जो अपन को बोला है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस बोला है, तो r1 अपन r कर लिए अपन, तो ये लिख दिए अपन सबकी वैल्यूज़ और डिवाइड बाय कर लिए पुराने वाले से, अपने पुराना क्या था अपना रो l/a था, है ना। तो जब इसको अपन कट पिट करेंगे सब चीज़ तो क्या आ जाएगा वहाँ पे अपना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ये 1/l/1/4 है, उसके बाद r1 इक्वल टू, यानी इसको पूरा जब सॉल्व करते जाएंगे अपन तो कितना आएगा, आखिरी में आंसर बचेगा 1 ओम, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसमें 1 ओम का आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैं ज़रूर सॉल्व कर दूंगा, आप बता जरूर देना एक बार। अब आगे लिखा हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। इसी को पढ़ने वाले अभी आप, तो देखते जाते हैं हम जल्दी से। रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, तो क्या लिखा है, इन प्रीसीडिंग सेक्शन वी हैव लर्न अबाउट द सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, वी हैव नोटिस हाउ करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट, रेसिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे डिपेंड करती है सब पढ़ा है। वी नो therefore intend to see how ohm law can be applied in combination of resistors, तो ohm law को अपन कैसे अप्लाई करते हैं वो पढ़ा है। there are two method of joining the resistors together, figures 12.6 show an electric circuit in which three resistor having resistance R1 R2 R3 लगा हुआ at the joint to the end, here the resistor are said to be connected in series। तो जो अगर अपन ऐसे कनेक्ट करेंगे रेसिस्टेंस को, ये R1 या R2 R3, ये वोल्ट मीटर लगा या एम्पियर लगा हुआ, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टेंस इन सीरीज। इसके अलावा दूसरा तरीका है, शोन अ कॉम्बिनेशन रेसिस्टर इन विच थ्री रेसिस्टर आर कंडक्टेड टुगेदर बिटवीन एक्स एंड वाई, वेयर द रेसिस्टर आर सेड टू बी, अगर एक के ऊपर एक ऐसे रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल रेसिस्टेंस। ये वोल्ट मीटर लगा, ये एम्पियर लगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपनी बैटरी है ना, सब चीज़ें। तो एक दो तरीका हो सकता है लगाने का, एक क्या हो सकता है सिंपल सीरीज में, दूसरा हो सकता है पैरेलल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेसिस्टर इन सीरीज में, जब सीरीज में रहेगा तो क्या होगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो लिखा है व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। तो बोल रहा है कि करंट की वैल्यू क्या होगी जब सीरीज में लगा है, व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, यानी तीनों को मिला के उन लोगों का एवरेज क्या होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, से अपन कर सकते हैं। तो लिखा है ज्वाइन थ्री रेसिस्टर्स एट डिफरेंट वैल्यू इन द सीरीज में कनेक्ट करना है अपन को, कनेक्ट देम विद अ बैटरी से करना है। तो यू में यूज द रेसिस्टर वैल्यू ऑफ कितना 1 ओम का किया, 2 ओम का किया और 3 ओम का किया, एंड अ बैटरी ऑफ कितना लिया 6 वोल्ट का। पर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग को नोट किया अपन ने। चेंज द पोजिशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रेसिस्टर, नोट द एमीटर रीडिंग इन ईच लाइन। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर, तो कुछ चेंज आया। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ एमीटर
इज द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, कहीं पे भी लगा हो ही रहेगा. इट मीन दैट इन अ सीरीज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर द करंट इन द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम थ्रू ईच रेसिस्टर. कितने कहीं पे भी लगा लो वही रहेगा. यानी कि सिंपल निकालना है अपन को, तो अपन इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं. 1 + 2 + 3, यानी तीनों को प्लस किए 6 आ गया. यानी ये जो दिया हुआ है इसका आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया 6 ओम. यानी रेसिस्टेंस कितना हो गया अपना 6 ओम. ठीक है. या फिर अपना फॉर्मूला होता है V = IR, या फिर I = क्या होगा V/R. V कितना है 6, R कितना आ गया था अपना 6. तीनों को प्लस कर दिए. सीरीज में है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना. R1 + R2 + R3 R4 R5 R6 R7 R7 जो भी होगा आगे तक प्लस करते जाने. 3 है तो तीनों को प्लस किए, दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा I = 1 या फिर 1 एम्पियर अपना. तो ये कहीं पे भी लगा दो भैया, एमीटर कहीं भी लगा दो, वो क्या एम्पियर ही दिखाएगा. ठीक है, सिंपल है. ये एक्टिविटी बहुत सिंपल थी. आगे बात करते हैं हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते. अब ये है 12.5. ये वाली एक्टिविटी आपको ज़रूर समझ आ गई होगी. अब अपन ये 12.5 की बात करते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट अ वोल्टमीटर अक्रॉस द एंड X and Y ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर्स. ये लोग एक्टिविटी करके ही बताते हैं सब चीज़, बिना एक्टिविटी के कुछ नहीं बताते. इंसर्ट अ वोल्टमीटर बोल रहा है X and Y के बीच में, यहाँ पे X है Y है, एमीटर लगा दिए ऑफ 3 रेसिस्टर एज शोन इन 12.8. प्लग द की इन द सर्किट एंड नोट द वोल्टमीटर रीडिंग. वोल्टमीटर का रीडिंग बोल रहा है. इट गिव द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेसिस्टर. लेट इट टू बी V. Now measure the potential difference across the 2 terminal of the battery and compare the value. यानी यहाँ लगाना है इन सबको तीनों को और उसमें कंपेयर करना है कि क्या चेंजेस आ रही है क्या नहीं आ रही, बताना है अपन को. टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्टमीटर. नाउ इंसर्ट द वोल्टमीटर अक्रॉस द एंड ऑफ X and P of the first resistance as shown in 12.2. Plug the key and measure the potential difference across the first resistor. Let it to be V1. Similarly, measure the potential across the other 2 resistors separately. Let this value be V2 V3. है ना, तीनों को करना है. डिड्यूस अ रिलेशनशिप बिटवीन V1 V2. V एक सिंपल लगाना था, फिर V1 V2 V3. तो क्या हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ रही है क्या, वो अपन को बताना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ. तो V किसके इक्वल है, V1 V2 V3 के इक्वल आ रहा था, है ना. ये ऐसा हो रहा है ना. यानी एक सिंपल V लगा दो, एक सिंपल V लगा दिए यहाँ पे अपने. अरे यार, एक सिंपल अगर V रहता तो वही आता जब ये तीनों को प्लस करने में आ रहा है. यानी मान लो इसमें 2 है 2 है 2 है ना. जब तीनों को प्लस करे तो यहाँ पे भी 6 बताता, लेकिन अभी 2 to 2 हो गया है ना. तो ये क्या कर रहा है, तीनों को प्लस करके बता दे रहे हैं. दिस इज अ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल सीरीज. दैट इज क्या बोल सकते अपन, V = V1 + V2 + V3, है ना. सिंपल सी बात है, V1 + V2 + V3 हो रहा है. अब लेकिन आगे बात हो रही है यहाँ पे कुछ. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन 12.8 लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट. तो I क्या रहती है, हमेशा करंट रहती है, उसी को ले लिया अपन. करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड I, है ना. करंट एक हर रेसिस्टर से I रहती है. इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रेसिस्टर जॉइन बाय सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रेसिस्टर. तो उसकी जगह अपन इनको सिंगल रेसिस्टेंस लगाना है ना. सिंगल रेसिस्टेंस लगाना है तीनों की जगह. तो क्या होता है, R1 + R2 + R3 करते हैं अपन, है ना. वही लिखा है यहाँ पे. आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट एंड द करंट I थ्रू द सर्किट रिमेन द सेम. ऐसा बनाने की करंट सेम हो जाए सब जगह, है ना. अप्लाइंग द ओम लॉ टू द एंटायर सर्किट में अपन क्या लगा दिए, ओम लॉ क्या IR. यानी V की जगह क्या लगा दी, IR. ठीक है, V की जगह IR लगा दिए. और फिर दूसरे वाले में भी करंट सेम है, तो V1 में क्या लगाए, V1 = I × R1. V2 में क्या किए, I × R2. V3 में I × R3. अब तीनों को ले लिया अपन, है ना. यहाँ से एक चीज़ कॉमन निकल गई, I निकल गई. ये ब्रैकेट से पूरे में कॉमन क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा. यानी I और I को अपन ने काट दिया इस तरह से. तो क्या बचा, क्या आ गया उससे अपना सीरीज़ में आ गया. क्या होता है सीरीज़ में हमेशा R1 + R2 + R3, जो मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे. ये वाली एक्टिविटी में जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये तीनों को प्लस किए तो R1 + R2 + R3, है ना. ये यहाँ पे आ गया अपना. तो लिखा है वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन सेवरल रेसिस्टर आर जॉइंड इन द सीरीज. यानी कि अपन बहुत सारे रेसिस्टर लगा दिए सीरीज में. द रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन RS
इक्वल द सम ऑफ, यानी आर एस का रेसिस्टेंस का सम देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो निकल जाएगा पूरा का एक इक्विवेलेंट निकल जाएगा, और इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा। इक्विवेलेंट यानी कि तीनों का मिला के जो रहता है, ठीक है, इसी को हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक लैम्प होस्ट रेसिस्टेंस इस कितनी है 20 ओम है। रेसिस्टेंस की क्या है अपनी, इलेक्ट्रिक लैम्प है, रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम है, कंडक्टर है उसमें 4 एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट। यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है 4 ओम का, ये 20 ओम का, ये है ना। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल निकालने बोल रहा है, और करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट भी निकालने बोल रहा है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो सॉल्व है। रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प कितना है 20 ओम है, और R2 वाला जो है 4 ओम है ना। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, लेकिन 2 ही दिया है तो R1 प्लस R2 किए, है ना। R4 R5 R6 दिया रहता है तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 20 प्लस 4 बस वही दिया, 24 ओम कर लिए। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दी हुई है, 6 वोल्ट की दी हुई है ना, वही लगा दिए अपन। नाउ बाय ओम्स लॉ द करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, है ना, क्या होगा, I इक्वल टू V R, या V क्या होता है अपना, V इक्वल टू I इंटू R। तो ये R को इधर लेके गए, V डिवाइड बाई R क्या हो गया, उससे निकाल दिया अपन करंट कितना, 6 डिवाइड बाई 24 आई, तो कितनी है 0.25 एम्पियर आ गई। अब लिखा है आगे, अप्लाइंग द ओम लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड अ कंडक्टर सेपरेटली वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प कितना होगा, V1 इक्वल टू क्या, रेसिस्टेंस इंटू I कर लिया अपन, रेसिस्टेंस इंटू आई की है तो क्या है 20 ओम इंटू 0.25 एम्पियर, हमने सिंपल फार्मूला से। और V2 का निकालना है तो अपना क्या, फिर से रेसिस्टेंस इंटू आई, R इंटू आई, तो R इंटू आई कह रहा है इतना आया 1 ओम। तो अक्रॉस द कंडक्टर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और जो अपना इलेक्ट्रिक लैम्प है उसमें कितना है 5 वोल्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्ट बाय सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए अपन को, इट रेसिस्टेंस बी सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल विल कॉज अ करंट ऑफ कितना रहेगा 0.25 इन अ सर्किट, द रेसिस्टेंस आर ऑफ दिस इक्विवेलेंट रेसिस्टर विल बी R इक्वल टू VI। यानी 6 वोल्ट को अपन 0.25 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इक्विवेलेंट चाहिए अपन को, इक्विवेलेंट कितना था अपने, या फिर सिंपल बोल सकते हैं जो अपने प्लस करके लाया था 24 ओम जो था अपना, वही अपना इक्विवेलेंट है ना। अगर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वो सेम आएगा, है ना। 6 वोल्ट है अपना, और करंट कितना है 0. यानी दोनों जगह करंट वही थी, ये 0.25 एम्पियर, है ना, 0.25 एम्पियर जो थी उसी का अपन यूज़ किए थे, यहाँ पे जो आया था अपना 0.25 एम्पियर। तो ये क्या 24 ओम रहेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ, है ना। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं मेनली, कि सम ऑफ टू रेसिस्टेंस या फिर टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है, दोनों सेम रहता है हमेशा। ये सब क्वेश्चन आप चाहते हैं तो अलग से अब बोल दूंगा मैं वीडियो बनाने के लिए, आप बोलोगे तो बना दिया जाएगा। अब बोल रहे कि सीरीज में तो बात होगी, अब पैरेलल में बात करते हैं, ये पैरेलल में क्या क्या हो रहा है उस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अब। तो लिखा है, लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रेसिस्टर्स जॉइन इन अ पैरेलल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसी बुक का आपको यूज़ करके पढ़ना है, क्योंकि इसी में आपको आसान पड़ता है ना। तो लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन XY उससे बना लिया, R1 R2 R3 इस टाइप से रखे अपन पैरेलल में, कनेक्ट विद अ बैटरी, है ना। एमीटर सब चीज़ वही सेम की है, प्लग द की है, नोट द एमीटर रीडिंग को वही नोट करने बोल रहा है, और लेट द करंट बी I एंड टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर को भी पैरेलल में लगाना पड़ता है, ये आपको पता ही है ना, उसका भी रीडिंग कर लो। उसके बाद इट गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस V एंड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर ऑल्सो V, दिस एंड वी चेक बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर अक्रॉस इसी फिगर 12.11 को 11 को देख लो, ये वाला 12.10 है शायद, 10 को देख लो, अच्छा 12.11 यहाँ पे, हाँ इस टाइप से अपन को यहाँ पे ऐसे लगाने बोले।
तो आखिरी में अपन को बोल दिया रहा है इसमें एक्सपेरिमेंट में, है ना, एक्टिविटी में जो हमने सिमिलरली मेजर द करंट थ्रू R2 R3 में करना है और लेट दिस I2 I3 रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन I यानी I1 I2 I3 में क्या रिलेशन है वो अपन को बताना है। तो क्या लिखा है, इट इज अब्सर्ड दैट द टोटल करंट कितनी रहती है, I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे कि टोटल 6 होगी तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, 1 + 2 + 3 कितना, टोटल 6 हो गई अपनी, है ना। अब लिखा हुआ है लेट आरपी बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आरपी एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लेते हैं ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस बाय अप्लाइंग ओम लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो क्या हो गया अपना I इक्वल टू V डिवाइड बाय आर या V इक्वल टू आई आर, तो उसी से क्या बन गया I इक्वल टू V डिवाइड बाय आर ऑन अप्लाइंग ओम लॉ टू ईच रेसिस्टर वी हैव। अगर सब में लगाएंगे तो I1 में कर लिया अपन पहले, I1 में क्या V अपॉन R1, I2 में क्या V अपॉन R2, I3 में V अपॉन R3। अब तीनों को अपन एक साथ, जैसे कि सीरीज़ वाला था उसमें अपन ने तीनों को एक साथ किया था, तो यहाँ पे भी हमने तीनों को एक साथ कर लिए। तो पहले क्या होगा V अपॉन और, है ना, यानी कि ये वाला था जो ये वाला रख लिए, फिर ये वाले का रख दिए यहाँ से, और ये I2 वाला V R2 और V अपॉन R3 आ गया यहाँ से I3 से, ठीक है, आ गया। अब आगे बात करते हैं। तो इसी को अपन जब क्या करेंगे, फिर से अपन ने कॉमन निकाल लिया, किसको कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे V को अपन ने कॉमन निकाल लिया, V को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, ऊपर में 1 बचा, V कॉमन निकल गया तो यानी V और V कट गए, है ना, V और V कट गए तो क्या क्या बचा, 1/R इक्वल टू 1 डिवाइड बाय RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपना क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। तो जैसे सीरीज में क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जब पैरेलल में दिया रहेगा क्वेश्चन तो क्या करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सिंपल है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, थस वी कैन कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंस जॉइंड इन पैरेलल इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल है ना। ये एक फार्मूला बन गया अपना, इस फार्मूला को आप याद रखना, ये मैं दिखा देता हूँ, ये फार्मूला इसको आप याद रखना। आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 12.8, तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 12.8 का कुछ दिया हुआ है। तो लिखा है इन एन सर्किट डायग्राम गिवन, सर्किट जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे 12.10 में, सपोज दैट द रेसिस्टेंस क्या यहाँ पे R1 R2 R3 है, हैव द वैल्यूज कितने 5 ओम 10 ओम और 30 ओम है, विच हैव बीन कनेक्टेड इन बैटरी ऑफ, कौन सी में लगा है 12 वोल्ट की बैटरी में लगी हुई है। तो यहाँ पे निकालना है अपन को करंट थ्रू द ईच रेसिस्टेंस, यानी कि अपन को निकालना है करंट निकालनी है और टोटल करंट इन द सर्किट निकालनी है और टोटल सर्किट रेसिस्टेंस निकालना है। तो अपन ने ले लिया, कैसे कनेक्ट है वो, पैरेलल में है, तो अपन ने ले लिया यहाँ पे, ये अपन ने लिख लिया 5 ओम 10 ओम 30 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 है। तो दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में भी क्या दिखाएगा, इंडिविजुअल भी जाएगा तो 12 ओम 12 ओम 12 ओम दिखाएगा, ओ सॉरी 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट दिखाएगा। देयरफॉर टू कैलकुलेट द करंट ऑफ रेसिस्टेंस वी यूज ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, है ना। I1 का क्या होगा V थ्रू V अपॉन R1, है ना, फिर V अपॉन R2 V अपॉन R3 I2 I3 का ऐसे निकालेंगे। तो I1 निकाले तो 12 ओम अपॉन 12 वोल्ट डिवाइड बाय 5 ओम किया तो 2.5 एम्पियर आ गया। I2, तो I2 का क्या V अपॉन R2 कर लिए 12 वोल्ट डिवाइड बाय 10 ओम 1.2 एम्पियर, और R3 का 12 वोल्ट डिवाइड बाय 30 ओम करके 0.4 एम्पियर निकाल लिया, ठीक है। तो देख लिया हमने तीनों जगह रेसिस्टेंस डिफरेंट था, तो क्या बोलते हैं करंट भी डिफरेंट आ रही है तीनों जगह, वो कर लिया अपने। अब टोटल करंट इन द सर्किट का क्या कर लिया अपन, I1 प्लस I2 प्लस R3 कर लिया, यानी 2.4 प्लस 12.1 प्लस 0.4 कितना आ गया 4 एम्पियर का अपना आ गया करंट, है ना। अब अपन को रेसिस्टेंस निकालना है, तो रेसिस्टेंस कैसे निकालेगा, अपना सिंपल फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को लिख लिया, एलसीएम वगैरह निकालने के बाद क्या आ गया वहाँ पे R/1/3 आ गया। तो उसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद यानी 1/R अपन 1/3 आया, तो ये 3 ऊपर चले गया, ये R इधर चले गया, R इक्वल टू क्या आ गया 3 ओम आ गया, ठीक है। तो अपने को यही निकालना था और वो आसानी से निकल गया। अब आगे बात करते हैं अपन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आगे का क्वेश्चन है हमारा, एक दिया हुआ है
तो दिया हुआ है इन फिगर 12.12 कितना R1 दिया हुआ है 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 भी दिया हुआ पे 20 ओम का, R5 भी दिया हुआ है 60 ओम एंड 12 का बैटरी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोल रहा है एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस बोल रहा है और टोटल वो बोल रहा है ना। तो अपन मान ले सपोज वी रिप्लेस द पैरेलल रेसिस्टेंस R1 एंड R2 बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1, यानी कि ये दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक सिंपल सा निकाल दिया अपन बीच का निकालेंगे तो दोनों को 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालना पड़ेगा, है ना। वैसे ये तीनों का बीच का निकालना है इक्विवेलेंट, तो ये तीनों का करना पड़ेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। वही करेंगे सबसे पहले अपन। तो देन गिविंग वी हैव 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40 करके निकाल लिया हमने पहले वाले का। यहाँ पे कितना आ गया 8 ओम का आ गया। वैसे इन सब का निकाल के यहाँ पे आ गया 10 ओम, है ना। अब क्या हो गया ये सीरीज में आ गए, है ना। पैरेलल में थे अपन ने उसको क्या कर दिया सीरीज कर दिया। यहाँ पे 8 ओम आ गया था, यहाँ पे 10 ओम। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या करेंगे R1 प्लस R2 करेंगे इस बार। R1 प्लस R2 करेंगे तो क्या आएगा, या फिर R डैश अपन R डैश डैश वाला क्या आ गया 18 ओम, 10 प्लस 8 18 ओम आ गया, है ना। सिंपल है निकालना बहुत। अब लिखा टू कैलकुलेट द करंट वी यूज़, क्या करेंगे ओम लॉ का यूज़ करेंगे और आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर होगा तो 12 वोल्ट डिवाइड बाई 18 ओम आएगा तो 0.67 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगी अपनी करंट। सिंपल था एकदम, ठीक है। एक इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, उसके बाद सब चीज़ बन जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ वी हैव सीन द इन सीरीज द करंट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे करंट क्या कॉन्स्टेंट रहती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमने पढ़ा है ना। दैट इज ऑब्वियसली द इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन अ सीरीज बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक हीटर है दोनों को अलग अलग करंट चाहिए रहती है ना। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट दैट वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। और सीरीज में यूज यानी यहाँ पे सीरीज के कुछ डिसएडवांटेज दिए। पहला क्या कि करंट अगर सब एक साथ फ्लो होगी तो कुछ चीज़ें को ज़्यादा करंट चाहिए रहती है, कुछ को कम चाहिए रहती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और दूसरा ये है कि सर्किट अगर टूट गया, बीच में कोई सामान ख़राब हो गया, यानी कि मान लो अपना बल्ब ख़राब हो गया तो आगे करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। आगे लिखा है इफ़ यू हैव यूज फेरी लाइट टू डेकोरेट लाइटिंग ऑन अ फेस्टिवल, यानी कि जो अपनी LED लाइट यूज़ करते हैं अपन, है ना, और मैरिज सेलिब्रेशन जहाँ दिवाली वगैरह में यूज़ करते हैं। यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग द डेड बल्ब। तो वहाँ पे जो बल्ब ख़राब हो जाता है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में, जो कि यहाँ पे पूरी करंट फ्लो होती रहे। ईच हैज़ टू बी टेस्टेड टू फाइंड आउट विच हैव फ्यूज्ड और गॉन, यानी कि बहुत प्रॉब्लम होती है इसको ढूंढने में, है ना। ऑन अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट। तो पैरेलल क्या करता है इलेक्ट्रिक को डिवाइड कर लेता है, अपन पढ़े हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। द टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट डिक्रीज, दिस इज हेल्पफुल इन पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट डिफरेंट रेसिस्टेंस, यानी डिफरेंट रेसिस्टेंस के अगर गैजेट हो गए, यानी कि पंखा अलग है लाइट अलग है, तो ये पैरेलल यूज़ करने में ज़्यादा फायदा होता है। मिक्सी अलग है घर में, टीवी अलग है, सब का रेसिस्टेंस अलग है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं जो अपने घर वगैरह में यूज़ होता है वो क्या रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है सब चीज़। ये क्वेश्चन आप चाहते हैं तो समझ गए होगे आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो दैट अ बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ तक अपन ने सीख लिया कि बैटरी ऑफ सेल क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल एंड सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन, है ना। मोशन में ला देते हैं थ्रू अ रेसिस्टर और द सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी। वी आर ऑल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट एनर्जी, है ना। सोर्स को बैटरी देना पड़ता है भाई, एनर्जी देना पड़ता है, तो ये एनर्जी जाते रहेगा तभी जलेगा। तो एनर्जी जाता क्या है आखिर, है ना। अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी मेंटेन द करंट वे टू बी कंज्यूम इनटू अ यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग द ब्लेड्स, है ना। ये वो एनर्जी से जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फैन का पंखा घूम रहा है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट, है ना। बाकी क्या हो जाता है हीट में चले जाता है। रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है गैजेट का, यानी सिंपल भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स से वो टकराता है और टकराने से क्या हो जाता है वो गर्म होने लग जाता है। ऑन अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज रियली रेसिस्टिव द कॉन्फ़िगरेशन रेसिस्टेंस में बी कनेक्टेड टू बैटरी द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूली गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या रहता है अगर
रेसिस्टिविटी रहेगा तो उससे वो गर्म होते जाएगा धीरे धीरे, है ना, जैसे टकराते हुए। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ, तो इसी गर्म होने की चीज़ को क्या बोलते हैं, हीटिंग, यानी मोबाइल से लेके हर एक गैजेट गर्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। आगे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ इज यूटिलाइज इन अ सीरीज सच एज इलेक्ट्रिक हीटर। तो इसका इफेक्ट किस में यूज़ करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन में अपन जानबूझ के वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि वहीं पे जाके वो गर्म हो और अपन उसको यूज़ कर सके, तो इसी का यूज़ करते हैं अपन। तो लिखा है कंसीडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर और फिर रेसिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल अक्रॉस इट बी वी, पोटेंशियल कितना वी, लेट द टाइम बी टी और इट इज चार्ज क्यू फ्लो थ्रू, द वर्क डन इन अ मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी इंटू क्यू, therefore the source must be supply energy to equal to VQ in the time t, hence the power unit क्या हो जाता है ना, P equal to V इंटू ये वाला Q अपॉन T, या फिर P equal to V इंटू I। पिछले साल भी अपने पावर के बारे में, तो V equal to क्या लिख सकते हैं अपन, V इंटू I, और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय सोर्स इज टाइम T इज P इंटू T, दैट इज VIT। तो हीटिंग इफेक्ट का जो अपना फॉर्मूला है H इक्वल टू VIT, यानी VI यानी P, जो VI की जगह P भी ले सकते हैं अपन, और साथ में टाइम, व्हाट हैपेंड टू द एनर्जी एक्सपेंडेड बाय सोर्स, दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर। ये एनर्जी कहाँ जाती है, हीट के फॉर्म में वहाँ पे अपन को मिलती है ना। थस फॉर स्टडी करंट I द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस इन टाइम T इज H इक्वल टू VIT। तो इसमें भी अपन ओम्स लॉ को लगा के देखते हैं, तो वी गेट क्या बन जाता है यहाँ पे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कैसे बनाइए, यानी ये अपन ने ये जो अपना फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, ये अरे यार ये बार बार ये आ जाता है, अरे ऊपर करो इसको, H इक्वल टू VIT यहाँ पे लिखा हुआ है, और H इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह क्या ले लिया अपने, IR ले लिया, IR है ना, ये वाले V की जगह अपन क्या ले लिया, IR इंटू I इंटू T, ठीक है। तो ये T और T इंटू हो गया, तो क्या हो गया, ये यही आ गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, सिंपल है। आगे लिखा हुआ है दिस इज नोन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग, क्या बोलते हैं इसको, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन। तो पहला वाला जो है क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी आई स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना। सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट, सेकंड क्या है, रेसिस्टेंस जो दिया है ना। तो याद करना सिंपल है, ये याद कर लिया अपन इक्वल टू H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो उससे याद कर सकते हैं। तो पहला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन, और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना, आई स्क्वायर आर टी, सिंपल, याद हो गया 2 सेकंड में आपको। तो लिखा है directly proportional to the time of the which in practical situation when the electric appliance is connected to a known voltage source is used after calculating the current through it using the relation I equal to VR, है ना, सिंपल अपन I equal to VR से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी कितना 840 वोल्ट कर रहा है पावर, है ना, हीटिंग मैक्सिमम कितना 360 वोल्ट, एंड हीटिंग एट मिनिमम वोल्टेज कितना है 220 मिनिमम है ना, 360 वोल्ट है व्हेन द हीटिंग मिनिमम रहेगा। वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 220। तो इक्वेशन अपन P इक्वल टू VI फार्मूला से निकाल सकते हैं, और उससे क्या निकल जाएगा, I इक्वल टू P अपन V। तो 840 डिवाइड बाई 220 करेंगे जब अपन वही फार्मूला से, तो 3.82 एम्पियर आ जाएगा। और रेसिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल टू VI से ये निकाल दिया हमने 57.60 ओम। इसी तरह ये वाला सेकंड बी पार्ट इसका निकाल सकते हैं अपन आसानी से, सिंपल है।
आगे बात करते हैं अपन। ये एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कुछ और है, और ये चैप्टर के फिनिशिंग टच में आ गए अपन बस। तो उससे पहले अपन ये 12 पॉइंट ये अलग आपसे बन जाएगा, या इसको भी मैं बता ही देता हूँ, अब यहाँ तक बता दिया हूँ तो इसको बताना भी ज़रूरी है। अब तो यहाँ ये दूसरे क्वेश्चन में अपन क्या किए, व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, हीटिंग क्या है मिनिमम रेट में कितना है, क्या हो गया आई इक्वल टू 360 वाट डिवाइड बाई क्या किए 220 है ना, पहले मैक्सिमम किए थे, अब मिनिमम कितना आ गया 1.64 एम्पियर। अब रेसिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन आई कर दिए, तो V कितना है 220, तो आई कितना है 1.64 एम्पियर, तो कितना आ गया 134.15 ओम। ठीक है, सिंपल था। अब आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर करके देखना, बहुत आसान है। तो आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लिखा है द जनरेशन ऑफ हीट इज इन अ कंडक्टर इज इनविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इन मैनी केसेज इट इज अनडिसाइबल एज इट कन्वर्ट यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो हीट में कन्वर्ट करता है ये है ना। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। तो इसे गर्म कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकता है, कुछ कुछ ख़राब भी कर लेता है ना। हीटिंग इफेक्ट में है मैनी यूजफुल एप्लीकेशन है ना, जैसे कि अपनी आयरन है, प्रेस बोलते हैं जिसको, और टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक केटल है, ये सब का यूज़ करके अपन यूज़ करते हैं उसका है ना। ये सब उसके फ़ायदे हैं कि अपन इसको गर्म करके यूज़ करते हैं। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग से लाइट भी प्रोड्यूस होती है ना, अच्छी बात है। ऐसी नहीं इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है जो है ना। फिलामेंट यूज टू रिटेन सच मच, तो इस गर्म चीज़ को जो झेल पाता है, गेट वेरी हॉट एंड एमिट लाइट, इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। द स्ट्रॉन्ग मेटल एट हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज क्या है उसका नाम टंगस्टन है, ज़्यादा रहता है 3380 सेल्सियस। यूज़ फॉर मेकिंग बल्ब, फिलामेंट का यूज़ करने में इसी का यूज़ होता है। The filament should be thermally isolated such as possible using the insulated support. The bulb are usually filled with a chemically inactive nitrogen and argon gas. तो उसमें क्या रहता है, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस रहता है टू प्रोलॉन्ग द फिलामेंट को ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहने के लिए। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट। तो पावर क्या रहती है, हीट के फॉर्म में आ जाती है, बट ए स्मॉल फॉर्म क्या करती है, लाइट देती है। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट रहती है और कम से और बाकी लाइट आ जाती है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन क्या बोल सकते हैं, फ्यूज़। जो फ्यूज़ आता है घर में है ना, फ्यूज़ को इन प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एन अनड्यू हाई इलेक्ट्रिक करंट। हाई इलेक्ट्रिक करंट को वो जाने से रोकता है, यानी कि मिनिमम उसको जाने देता है जितनी ज़रूरत है। द फ्यूज़ इज प्लेस इन अ सीरीज विद द डिवाइस है ना। फ्यूज़ को कैसे रखते हैं, सीरीज में रखते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर मेड ऑफ ए मेटल और एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। यानी फ्यूज़ में एक वायर रहती है, क्या फ्यूज़ देखे होगे घर में, आजकल तो RCB MCB आ गया, लेकिन वो एक फ्यूज़ रहता था है ना। तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या रहती है, एक रहती है मिनिमम है ना। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, लीड, ऐसे कुछ भी रह सकते हो। इफ़ करंट लार्ज देन द स्पेसिफिक वैल्यू हो जाता है तो वो जल जाता है ना। टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज़ वायर इंक्रीज दे मेल्ट द फ्यूज़ वायर। ये फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है ना। द फ्यूज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड 1 एम्पियर का भी रहता है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर का रह सकता है ना। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, ए करंट ऑफ 1000 डिवाइड बाय 220 एम्पियर एंड 4.5 विल फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इन दिस केस है 5 ए फ्यूज़। तो उसमें कब क्या यूज़ होता है अपने, एक 5 एम्पियर का, यानी अलग अलग जगह में अलग अलग एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ होता है ना। इलेक्ट्रिक अपने चार्जर में अलग होता है ना, मोबाइल का चार्जर में भी रहता है ये ना। नहीं तो क्या होगा, इतनी सारी एनर्जी फ्लो हो जाएगी एक साथ, तो उसको वो कंट्रोल करता है पूरा। उसमें आप चेक भी करके देखना, चार्जर में लिखा रहता है। अब आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं अब यहाँ पे। यू आर स्टडी इन अर्लियर क्लासेस दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो पावर पिछले 9th क्लास में पढ़ा था, और ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी आई। तो इक्वेशन 12.21 में गिव द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड ऑन द और कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो P इक्वल टू VI जो पढ़े थे अपन, और क्या है यहाँ पे, और P इक्वल टू I²R है ना। वैसे ही निकाल लिया अपन ने, V की वैल्यू डाल के, V इक्वल टू IR डाल के अपन ने निकाल दिया P इक्वल टू I²R और इक्वल टू V² R भी अपन निकाल सकते दोनों है ना। तो ये सब फॉर्मूला हो सकते हैं P के।
तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वाट रहती है। और इट इज पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है अपना। तो यहाँ बात हो रही है इसकी कि द यूनिट वॉट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल रहती है ना। तो देयरफॉर एक्चुअल प्रैक्टिस भी क्या यूज़ करते हैं, किलोवाट का यूज़ करते हैं हमने, है ना। इट इक्वल टू द 1000 वाट, 1 किलोवाट 1000 वाट, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। सिंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर वॉट आवर, है ना। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो रहती है वो वॉट आवर रहती है ना, या फिर किलोवाट आवर भी रहती है कभी कभी। एंड 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट इज यूज फॉर 1 आवर, है ना। कैसे निकालते हैं, 1 वाट एनर्जी जब 1 आवर में यूज़ होती है तो निकालते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इस कैसे रहती है, वो किलोवाट आवर रहती है, कॉमनली नोन एज यूनिट। ये 1 kWh कितनी होती है, 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड रहते हैं, जो 3600 सेकंड रहते हैं उसी से। तो क्या आ गया, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 वाट सेकंड, या फिर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, इसी से अपन निकाल लिए। अब लिखा हुआ है यहाँ पे, मोर यू नो मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन आर कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट, पर वो गलत है ना। वी पे और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक। तो अपन किसके लिए वो लोग को पैसा दे रहे हैं, अपनी कंपनीज लोग को, कि अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए और अपने यहाँ धक्का लग जाए इलेक्ट्रॉन्स को और वो चालू होते जाए अपने काम, है ना। तो अपने यानी कि अपने जो बल्ब्स है, लाइट्स है, जो भी वो चलते रहे। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए छोटे छोटे। एग्जाम्पल 12.12, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम कितना, 220 वोल्ट जनरेटर में 5 एम्पियर है, तो P इक्वल टू VI से अपन डायरेक्टली इंटू किया, निकाल दिया 220 V इंटू 0.5 एम्पियर, 110 जूल सेकंड, या फिर 110 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर के बारे में दिया हुआ कुछ। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर यूज 400 वोल्ट, ऑपरेट 8 आवर अ डे, है ना, एक दिन में 8 घंटे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू बी 30 डेज, 30 दिन चला रहे तो 3 पर किलोवाट आवर में है, तो उसको निकालने बोल रहा है। तो लिखा हुआ है द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय रेफ्रिजरेटर 30 डेज में कितनी होगी, 30 वुड भी कितनी होगी, 400 वाट इंटू 8 आवर्स अ डे इंटू कितने 30, तो कितना हो गया 96,000 वाट आवर, या फिर क्या बोल सकते हैं उसका 96 किलो वाट आवर। अब इसको अगर अपन को निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली 3 से इंटू कर देंगे, एक दिन का 3 रुपये लग रहा है ना। तो 96 इंटू 3 कितना आ गया, 2288.00। अब ये कुछ क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ऐसा कोई भी टॉपिक है आपको जो नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट डाउन जरूर करना उसके लिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी साथ में ऑन रखना। और ये कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। अगर आपको चाहिए एक्सरसाइज तो आप बता सकते हैं, वरना आप नहीं करेंगे अपन, ठीक है। जिनको चाहिए वो बता देना। तो ये हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। Thank you for watching Late Night Classes videos.